नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बस्ती चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मरुधरा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर है। वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंची आज राष्ट्रपति मुर्मू। स्टेट हैंगर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राष्ट्रपति मुर्मू की अगवानी की। आज राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। कल विधानसभा में सीपीए के आयोजन को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रपति का राजस्थान विधानसभा में संबोधन होगा। कल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगी। कल जयपुर में ही विश्राम करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 15 जुलाई को सुबह राष्ट्रपति का दिल्ली रवानगी का कार्यक्रम है। तो 3 दिवसीय अहम दौरे पर है राजस्थान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज वो जयपुर यहाँ पहुंच चुकी हैं। यहाँ पहुंचने के साथ ही स्टेट हैंगर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और साथ ही उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उनकी अगवानी की। राजभवन में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे राष्ट्रपति। कल विधानसभा में सीपीए के आयोजन को संबोधित करेंगे। पहली बार है जब राष्ट्रपति का राजस्थान विधानसभा में संबोधन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने भी जाएंगी। जयपुर में ही कल विश्राम करेंगी और 15 जुलाई को सुबह राष्ट्रपति का दिल्ली रवानगी का कार्यक्रम है। तो मरुधरा में महामहिम है। आज कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची है। राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। कल विधानसभा में सीपीए का आयोजन है, उसे संबोधित करेंगे और ऐसे पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रपति का राजस्थान विधानसभा में संबोधन होगा। कल संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फ्रांस के अखबार में प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू। फ्रांस यात्रा से पहले दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू। कहा, ग्लोबल साउथ के अधिकारों को दुनिया भर में लंबे समय से नकारा गया। यही वजह है कि इन देशों में इसका दर्द नजर आता है। मैं भारत को ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर देखता हूँ। भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और ऐसे में उसे फिर से अपनी सही जगह पाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है। 2047 में भारत को विकसित देश बनते देखना चाहते हैं। भारत के युवा और कुशल कार्यबल आने वाले दशकों में दुनिया के लिए संपत्ति होंगे। भारत दक्षिण के देशों के लिए है एक स्प्रिंग बोर्ड। तो इस इंटरव्यू में काफी अहम बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्रांस के अखबार में उनका ये इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के अधिकारों को दुनिया भर में लंबे समय से नकारा गया और यही वजह है कि इन देशों में इसका दर्द भी नजर आता है। मैं भारत को ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर देखता हूँ। भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और ऐसे में उसे फिर से अपनी सही जगह पाने की जरूरत भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है। 2047 में भारत को विकसित देश बनते देखना चाहते हैं। भारत के युवा और कुशल कार्यबल आने वाले दशकों में दुनिया के लिए एक संपत्ति होंगे। भारत दक्षिण के देशों के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड है। प्रदेश में गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला। मिनिमम गारंटी इनकम कानून पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने ये मुहर लगाई। आज आदमी की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की कवायद होगी। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। सरकारों को सामाजिक सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम सामाजिक सुरक्षा के लिए घोषणा कर रहे हैं, कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट के लिए मैं काम करता हूं। पेंशन लंबित होने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता भी दिखाई है। कार्यक्रम में ही सीएम गहलोत ने आईएएस डॉक्टर समित शर्मा से जवाब पूछा तो मंत्री और डॉक्टर समित शर्मा ने 15 दिन का समय मांगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 1 महीने का समय दिया। कहा 1 महीने में सभी पेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए। तो प्रदेश में गहलोत सरकार लगातार कई फैसले ले रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला गहलोत सरकार ने लिया है और ये मिनिमम गारंटी इनकम कानून पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। सर्कुलेशन के जरिए ही कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई। आज आदमी की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की यहाँ पर कवायद होगी। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में इसके लिए कानून बनाने की जरूरत भी है। सरकारों को सामाजिक सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम सामाजिक सुरक्षा के लिए घोषणा कर रहे हैं, कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट के लिए मैं काम करता हूं। पेंशन लंबित होने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता भी दिखाई। जहां कार्यक्रम में ही उन्होंने आईएएस डॉक्टर समित शर्मा से इसे लेकर जवाब पूछा तो मंत्री और डॉक्टर समित शर्मा दोनों ने 15 दिन का समय मांगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 महीने का समय दिया और कहा 1 महीने में सभी पेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए। बेजुबान परिंदों के लिए सीएम गहलोत का संवेदनशील फैसला। प्रदेश में पक्षियों के लिए 50 पक्षी घरों का निर्माण होगा। उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर पक्षी घर बनेंगे।
43 करोड़ 50 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूरी दे दी गई है। 33 लवकुश वाटिकाओं और 17 अन्य स्थानों पर ये पक्षी घर बनेंगे। प्रति पक्षी घर के निर्माण कार्य पर खर्च किए जाएंगे 87 लाख रुपए। 1-1 लाख रुपए से पक्षी घरों के लिए कॉकटेल यानी ऑस्ट्रेलियाई बर्ड, लव बर्ड तोता, बजरीगर, बुग्गी तोता, गिनी फाउल आदि पक्षी पेट शॉप से खरीदे जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी की गई है और संवेदनशील फैसला इसे लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लिया। बेजुआ परिंदों को लेकर जहां प्रदेश में पक्षियों के लिए 50 पक्षी घरों का निर्माण होगा। उदयपुर के गुलाबबाग के पक्षी घर की तर्ज पर ही ये पक्षी घर बनेंगे और इसके लिए प्रावधान भी है बजट का। 43 करोड़ 50 लाख के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है और उसे मंजूरी भी दी गई है, जिसमें 33 लवकुश वाटिकाएं और 17 अन्य स्थानों पर पक्षी घर बनेंगे। प्रति पक्षी घर के निर्माण कार्य पर जहां पर 87 लाख रुपए खर्च होंगे, तो वहीं 1-1 लाख रुपए से पक्षी घरों के लिए कॉकटेल, लव बर्ड तोता, बजरीगर, गिनी फाउल आदि पक्षी पेट शॉप से खरीदे भी जाएंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में होंगी कुल 17 बैठकें। 11 अगस्त को संपन्न होगा संसद का मानसून सत्र। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई है फ्लोर लीडर्स की बैठक। धनखड़ ने 18 जुलाई को फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। 18 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई है। संसद का मानसून सत्र जहां 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, ये सत्र 23 दिनों तक चलने वाला है और इस सत्र में कुल 17 बैठकें भी होंगी। 11 अगस्त को संपन्न होगा संसद का मानसून सत्र। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे लेकर फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई है। धनखड़ ने 18 जुलाई को फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट MV3। 100% है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का सक्सेस रेट। मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूजा अर्चना भी की है। तिरुपति वेंकटचलापति मंदिर पहुंच मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। पूजा के लिए चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ लेकर गए थे। वैज्ञानिक मंदिर लेकर गए थे जहां पर पूजन किया है। और काउंटडाउन क्योंकि अब शुरू हो चुका मिशन चंद्रयान 3 का, कल दोपहर जैसा कि वक्त तय है यहाँ पर 2:35 पर ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट MV3 भी तैयार है। 100% लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का सक्सेस रेट भी है। मिशन की सफलता के लिए ही वैज्ञानिकों ने पूजा अर्चना की है। इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति मंदिर पहुंचे जहां मिशन की सफलता के लिए उन्होंने प्रार्थना की और साथ ही पूजा के लिए चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ लेकर गए। चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन शुरू हुआ है। कल इसका प्रक्षेपण होगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण होगा। चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के अलाइनमेंट के आधार पर समय तय किया गया है। शुक्रवार 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर रोवर कायम करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 3 के 23-24 अगस्त को चंद्रमा की सतह छूने की संभावना भी है। LMV3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण, पहले नाम था JSLV मार्क 3। करीब 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है चंद्रयान 3 का बजट। चांद की सतह पर चलकर वैज्ञानिक परीक्षण करेगा चंद्रयान का ये रोवर। जिस तरह से वक्त यहाँ पर तय है, समय तय है, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के अलाइनमेंट के आधार पर ही ये समय तय किया गया है और इसी आधार पर कल यानी शुक्रवार 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर रोवर कायम करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 3 के 23-24 अगस्त को चंद्रमा की सतह छूने की संभावना यहाँ पर है और वहीं LMV3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण होगा। हालांकि पहले नाम इसका JSLV मार्क 3 था। करीब 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है चंद्रयान 3 का पूरा बजट। चांद की सतह पर चलकर वैज्ञानिक परीक्षण करेगा चंद्रयान का रोवर। जवानों की कमी से जूझ रही सेना की गोरखा रेजिमेंट। अग्निपथ योजना के बाद नेपाली गोरखा नहीं आ रहे सेना में शामिल होने। लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा नहीं आए। भारतीय सेना में शामिल होने दूसरी तरफ चीनी सेना कर रही है उनकी भर्ती करने की कोशिश। सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है गोरखा रेजिमेंट। 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था। पाक चीन के खिलाफ हुई लड़ाइयों में अपनी बहादुरी दिखाई है गोरखाओं ने। गोरखा रेजिमेंट को विभिन्न युद्धों में मिल चुके हैं कई परमवीर और महावीर चक्र। भारतीय शांति सेना के रूप में भी कई देशों में दिया है अपनी बहादुरी का परिचय भी। कायर होने से मरना बेहतर है, इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य। जलदाय विभाग की बैठक से बड़ी खबर है। इसे सुबोध अग्रवाल ने लगाई। SC सतीश जैन की क्लास।
कहा आप अपने आप को चीफ इंजीनियर से ऊपर समझते हो, सिर्फ ज्ञान देते रहते हो, काम तो धेले भर का करते नहीं, तमाशा लगा रखा है। हर मीटिंग में काम का कोई ना कोई बहाना, कहानियां बनाते हो। जयपुर में बार बार शटडाउन को लेकर भी लताड़ा सतीश जैन को। कहा शटडाउन के नाम पर पूरे शहर में विभाग की बदनामी करा दी है। सतीश जैन को सस्पेंड करने तक की धमकी दी सुबोध अग्रवाल ने। साथ ही कहा मैंने मंत्री महोदय से सस्पेंड करने की परमिशन ले रखी है। अग्रवाल ने कहा क्या और भी धंधा करते हो क्या? काम के तरीके से तो लगता है कि पीएचडी तुम्हारे लिए पार्ट टाइम है। आज सतीश जैन को अपने चैम्बर में बुलाया सुबोध अग्रवाल ने। अब तक की विभिन्न कार्यों की रिपोर्ट के साथ उन्हें तलब किया। जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई सतीश जैन पर हो सकती है। दरअसल जलदाय मंत्री भी नाराज हैं सतीश जैन की कार्यशैली से। तो इसे सुबोध अग्रवाल ने आज ऐसी सतीश जैन की क्लास लगाई है कि काम को लेकर, कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। अब तक की विभिन्न कार्यों की रिपोर्ट के साथ उन्हें आज अपने चैम्बर में तलब किया था। जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई सतीश जैन पर हो सकती है। दरअसल जलदाय मंत्री भी सतीश जैन से नाराज चल रहे हैं। बढ़ते आगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चलेंगी इलेक्ट्रिक बस। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर हलफनामा पेश किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने हलफनामा दाखिल किया। टीएन गोदावरमन प्रकरण में पेश है हलफनामे में कहा कि राजस्थान सरकार वन्य क्षेत्र व श्रद्धालुओं के प्रति गंभीर है। बस चलाने को लेकर सरकार निजी संस्था से करार भी कर चुकी है। केवल इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से ही एंट्री दी जाएगी। कुल 21 इलेक्ट्रिक बस चलाने की राजस्थान सरकार की योजना है। केवल 2 गेट, सरिस्का टहला गेट से होगी एंट्री। वन्य क्षेत्र से ग्रामीणों के पुनर्वास सहित अन्य कार्यों से भी उन्हें अवगत कराया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रधान मुख्य वन संरक्षक व अन्य के नेतृत्व में गठित की गई है एक्सपर्ट कमेटी की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। जिन्हें किया करोड़ों का भुगतान, वो फर्में वसूली के वक्त गायब। जी हां, एसएमएस अस्पताल की लाइफलाइन में भ्रष्टाचार की अजीबोगरीब दास्तां सामने आई है। करीब 5 साल गुजरने के बावजूद उन फर्मों का पता ही नहीं लगा है जिनसे अस्पताल प्रशासन ने बकायदा टेंडर के जरिए मेडिसिन उपकरण लिए और फिर उन्हें किया गया सप्लाई के बदले करोड़ों रुपए का भुगतान। लेकिन जैसे इन फर्मों पर निकली पेनाल्टी तो वो गायब ही हो गए। ऐसे ही करीब 13 फर्मों से बतौर एलडी वसूले जाने हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए। आश्चर्य ये कि फर्मों से वसूली के लिए अस्पताल प्रशासन पत्र भी लिख चुका है। सेंट्रल ड्रग स्टोर, आरएमआरएस व चिरंजीवी अनुभाग को इसे लेकर पत्र भी लिखा गया। इन फर्मों को देय बकाया भुगतान, प्रतिभूति राशि के बारे में इनसे जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन किसी भी जगह से फर्मों के बारे में कोई भी पुख्ता सूचना नहीं दी गई है। और ऐसे में अब सिर्फ कागजों में दफन हो गए एलडी वसूली के 1 करोड़ 10 लाख रुपए। क्या प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत की जानकारी में ये खेल हुआ है?